without further ado, let's straight away dive into this discussion. The very first question that strike my mind is, that nowadays, we have so much of, posts around us. हम बहुत सुनते हैं इस बारे में कि, there is a connection between mind and body. So वो क्या कनेक्शन है कि माइंड और बॉडी किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से एक इंसान की ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और उनकी ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं. तो कुड यू प्लीज शेयर सम लाइट ऑन दिस? Yeah, sure. Mind-body interaction is basically a two-way street. Emotions affects our body and it's vice versa. जब क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और हमारा रिस्क बढ़ा देता है हार्ट डिजीजेस का और हेल्थ कंडीशन का. अब देखिए, समझते हैं कि इसे क्यों होता है. बेसिकली जब भी हम बहुत ज्यादा लंबे तक समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा बॉडी एक कॉर्टिसोल हार्मोन विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, हमारा स्वेटिंग रेट बढ़ जाता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है. आपने कितनी बार ये नोटिस किया होगा, अगर किसी इंसान को बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, सडनली पैनिक अटैक आता है, स्ट्रेस अटैक आता है, तो आपने देखा होगा वो एकदम से उसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, स्टमक अपसेट हो जाता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है. तो बेसिकली जब भी स्ट्रेस रहता है हमारी बॉडी के ऊपर इस तरह से फिजिकली इंपैक्ट आता है. वाई ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, कभी भी अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं, एनी एक्सरसाइजेस, बी इट वॉक, बी इट रनिंग, बी इट योगा, बी इट स्विमिंग, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस यू कैन चूज. आप रेगुलरली अगर आप कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अगर आप उसे ऐड करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करता है, एंडोर्फिन्स को और डोपामीन को रिलीज करना शुरू कर देता है, which are basically called as a happy hormones. They boost our mood. They are called the mood boosting hormones basically. वो हमारी बॉडी में मूड बूस्ट करते हैं, हमारा रेजिलियंस को इंप्रूव करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में मदद करते हैं. तो इसी तरीके से हम अपनी बॉडी का ध्यान करते हैं तो वो मेंटली दैट टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ. अगर हम मेंटल हेल्थ का ध्यान करते हैं, दैट टेक केयर ऑफ आवर बेसिकली द फिजिकल हेल्थ. तो एक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स बोथ बॉडी एंड माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Right. Well, that was so important to know. These things are very much, ये बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम सुनते हैं बट हम उन चीजों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं. So they are so important. Thank you so much, ma'am. Okay, so next question, ma'am, I just wanted to ask, are there some specific foods or exercises, that can help थकावट दूर करने के लिए और हमारी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए? Right. Well, to combat fatigue से लड़ने के लिए basically a well-balanced diet which has the right amount of whole grains, lentils, beans, 3 to 4 servings of fruits and vegetables, also adding nuts and seeds, healthy fluids in our diet that really boosts our energy. अब ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि ये आप चाहे तो किसी डाइटिशियन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जाकर अपने लिए एक अच्छा सा डाइट प्लान बनवाइए जिसमें ये इस तरह की सभी चीजें इंक्लूडेड हो. इसके अलावा देयर आर 5 ग्रुप ऑफ फूड्स. वन इज एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, मतलब कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि बेरीज हो गया, आपके बेल पेपर्स हो गए. सेम टाइम मैग्नीशियम फूड यानी एवोकाडोज, लीवी ग्रीन्स, प्रोबायोटिक रिच फूड यानी हमारा योगर्ट हो गया, कैफिर हो गया, फर्मेंटेड फूड, देन फूड विच इज रिच इन विटामिन बी फैमिली, इस तरह का फूड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओमेगा 3 फैटी जो कि पाए जाते हैं फ्लेक्स सीड्स में, चिया सीड्स में, वॉलनट्स में. इस तरह का फूड अगर हम लेते हैं तो दिस एक्चुअली रियली हेल्प्स इन बूस्टिंग आवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक रेगुलर एक्सरसाइजेस, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया है एक रेगुलर एक्सरसाइजेस का, रेगुलरली एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है. इट रिलीजेस डोपामीन जो कि पेन कम करने में, पेन को मैनेज करने में हेल्प करता है. इट रिलीजेस एंडोर्फिन्स. एट द सेम टाइम अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, दैट विल गारंटी यू अ गुड नाइट स्लीप. So basically these factors, they helps us combating the fatigue as well as in taking care of our energy levels as well. Well, that was a great insight on how, we can boost our energy levels. Thank you so much, ma'am. What happens in our daily lives, मोस्टली दिस इवन मैंने भी खुद भी एक्सपीरियंस किया है अपनी पर्सनल लाइफ में कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी टेंड टू चूज अनहेल्दियर फूड्स या फिर फास्ट फूड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जो हमारे पास कम टाइम होता है, या फिर हम बिजी होते हैं, या फिर
ऐसा भी कई बार होता है कि अगर मूड अच्छा नहीं होता है, कोई स्ट्रेस है या कुछ एंग्जाइटी इश्यूज हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता है हेल्दी फूड्स खाने का या फिर कुछ अच्छा बनाने का घर में, तो हमें जो सामने आता है लाइक बिस्किट्स एंड दीज चिप्स एंड ऑल ऑफ दिस, usually we go on to pick those unhealthier foods and then regret later. So, could you just suggest that how can we balance this? कि, हम अपना mood भी better कर पाए, मतलब, we can feel better, but at the same time also satisfy, our body's needs and, rather than, choosing these unhealthy food choices. आजकल का फास्ट पेस लाइफ में, स्ट्रेस में और अनहेल्दी फूड चॉइसेस जो हम लोगों के पास बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जंक फूड का चॉइसेस, आई बेसिकली ऑलवेज एडवाइज रिकमेंड 4 स्टेप रूल. नाउ फर्स्ट इज ऑलवेज प्लान योर मील्स इन एडवांस. पहले से अपने मील्स को प्लान करके चलें. अब आजकल क्या है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है. वंस वी आर ऑफ फ्रॉम होम, हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, रात को वापस आते हैं, रास्ते में हमें जो भी मिलता है, घर में आकर वी आर सो टायर्ड, जो भी पड़ा है हम सबसे पहले भी पिक दैट. नॉर्मली घर में हम लोग अनहेल्दी चॉइसेस, चिप्स जैसे कि आपने बताया, चिप्स हो गए, इस तरह के अनहेल्दी फूड पैकेट्स पड़े होते हैं जो कि हम लोग ऑप्ट आउट करते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले तो अपना पहले से मील प्लान करके रखें. ऑल्सो एट द सेम टाइम स्टार्ट कैरिंग फ्रूट्स, नट्स, बॉक्स नट्स, आमंड्स, इस तरह के हेल्दी चॉइसेस अलोंग विद योरसेल्फ टू स्कूल, कॉलेजेस एंड बैग्स, अपने बैग में डाल के या ऑफिस में. जब आपके पास अपने पर्स में, बैग में हेल्दियर फूड चॉइसेस होंगे, so definitely chances of going for unhealthy choices becomes quite less. Second rule, always never leave your home without breakfast. हमेशा breakfast के बिना कभी घर से नहीं निकले. And make sure have proteins in your breakfast. Now, why proteins in the breakfast? Because proteins keeps us full and gives us energy for the day. हमें सारा दिन की एनर्जी प्रोटीन से मिलता है. अब क्या कर सकते हैं, आप वेजिटेरियन है तो आप स्प्राउट्स की फॉर्म में, मिल्क की स्मूदीज की फॉर्म में, जिसमें आप नट्स डाल सकते हैं, सीड्स डाल सकते हैं, आप ले सकते हैं. आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ले सकते हैं. सो गो फॉर दिस प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. Third rule is make sure of incorporating exercises in your lifestyle. आप चाहे कितने भी बिजी होते हैं, I can't believe कि आप 30 minutes of exercise या एक वॉक के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं. जब आप रोज 30 minutes of वॉक के लिए जाएंगे या 30 minutes of योगा करेंगे, 30 minutes of meditation या mindfulness के लिए देंगे, so that is gonna help you. अपने mental health में भी बहुत अच्छा चेंज नजर आएगा. And fourthly, start putting reminders टू ड्रिंक वाटर रेगुलरली. हम बहुत ज्यादा जो इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. बहुत कम लोगों, जितने लोगों से बात होता है, वो हमेशा कहते हैं पानी. हम लोग कभी सोचते नहीं कितना पानी पिया है, कभी 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया. बट मेक श्योर एटलीस्ट हैव 7 to 8 glasses ऑफ वाटर ईच डे. अगर आपको लगता है मुझसे वैसे पानी नहीं लिया जाता, अब समर्स आ गई है, सो स्टार्ट हैविंग सीड वाटर, चिया सीड वाटर, फ्लेक्स सीड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन्फ्यूज करके आप वाटर ले सकते हैं. सो वो आपको, जब आप इस तरह का देंगे तो आपका वो जो क्रेविंग्स है ना, शुगरी ड्रिंक्स का क्रेविंग्स है, किसी भी तरह का जो हाई शुगर ड्रिंक्स हम लोग जो आजकल नॉर्मली ऑप्ट आउट करते हैं, इस तरह का क्रेविंग भी आपका कम हो जाएगा. सो बेसिकली फॉलो दीज 4 step रूल एंड यू विल रियली फील अ गुड चेंज इन योर बॉडी. मैम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे आपका स्मूदीज आ गए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मूदीज, जैसे आई पर्सनली मैंने भी ट्राई किया, बट कई बार ऐसे होता है जैसे हेल्दी फूड की, जैसे बहुत आजकल वेस्टर्न में स्पेशली दिस कल्चर इज देयर दैट you prepare सुबह, just put some vegetables into the mixer, grind it and just have it, so like banana, spinach or these things इनका लेकर, but they don't necessarily taste very nice. So do you have any suggestions on that, like ये तो मैं तो पहले ही सजेस्ट कर रही हूँ. बिकॉज देखिए क्या होता है, बाय द टाइम जब तक हम लंच टाइम पे पहुंचते हैं ना, वी हैव अ क्रेविंग ऑफ दिस, बीइंग इंडियन, वी हैव अ क्रेविंग ऑफ कार्ब्स. उस टाइम हमें अपना दाल, रोटी, चावल चाहिए है ना. मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड अ बोल ऑफ सैलेड फॉर द लंच. और रात के टाइम में जब हम थक कर घर वापस आते हैं तो हमें लगता है अ बैलेंस ऑफ वेजीज एंड कार्ब्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो द बेस्ट टाइम टू हैव प्रोटीन इन द ब्रेकफास्ट. उसके टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बात किया मिल्क का या कर्ड ऐड करके, मेक श्योर कि आप उसको एक बैलेंस फॉर्म में बनाएं. एक डेयरी प्रोडक्ट, चाहे वो मिल्क हो गया, चाहे वो आप कर्ड को ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म को, सीड्स को या नट्स को, आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, इस तरह का कोई भी नट्स एंड सीड्स ऐड कर लीजिए. देन 1 फ्रूट यू कैन ऐड एंड 1 वेजिटेबल. सो वो आपका पूरा बैलेंस बन जाता है, फ्रूट, वेजिटेबल
डेयरी प्रोडक्ट एंड नट्स एंड सीड्स, आप इसका एक स्मूदी बना के ले लेते हैं एंड दैट विल कीप यू फुल एंड फिट फॉर द डे. Right. Okay, and also, there are some, आजकल, what are your thoughts on these, packets that we get packaged, हमें, मिलते हैं, जैसे cornflakes and, like muesli and these mix, जैसे आजकल आ गया multigrain mix and all of these, which you can just, add to milk and have. So what are your thoughts in it? Like, are they really healthy? Like, they advertise it. I personally don't believe on that. No, I genuinely personally don't believe. I believe कि अगर आपके पास time है, if you have choices of having fresh fruits, vegetables, nuts and seeds at your place, always make an opt for कि आप freshly उन vegetables को smoothies या shakes को बनाएं. लेकिन अगर आप दूर रहते हैं, if you are traveling and you don't have an option, then you can opt for it. Okay, great. Well answered, ma'am. That was really indeed a very important, key aspect जो हम बहुत जरूरी है हमारे लिए. Okay, moving on to the next, as we know that, can support is, we, we provide palliative care services for all the, patients who are going through some serious illnesses. So, because, most of our, doctors and counselors, they report certain symptoms कि patients में, उनको बहुत ज्यादा थकान रहती है, उनको भूख नहीं लगती है, उल्टी जैसी लगती रहती है, और, खून का इतना अच्छा सर्कुलेशन नहीं है उनकी बॉडी में, और उनको जैसे swallowing में अंदर, खाने को अंदर लेने में उनको दिक्कत होती है. तो ऐसे कुछ, डाइटरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज हैं या कोई ऐसे तरीका है जिससे कि, एज केयर गिवर्स, जो, पेशेंट्स के जो केयर गिवर्स हैं, वो उनको उसमें हेल्प कर सकें, या फिर हमारे डॉक्टर्स उनको ऐसे कुछ एडवाइस कर सकें कि, सो दैट उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी, मीट हो सके ऐसे चैलेंजिंग टाइम. देखिए लवनीन, क्या है कि जब हम पैलिएटिव केयर पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फोकस हमारा रहता है कि डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट शुड बी मेट. जो डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है पेशेंट का, वो होना बहुत कंप्लीट होना बहुत जरूरी है. हमें हाई फूड देना है, प्रोटीन रिच फूड देना है एंड गुड फैट यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को डाइट में ऐड करना है. अब एट द सेम टाइम पेशेंट को, जो आपने जैसे उनका डिफिकल्टीज बताई, ये चैलेंजेस को दिमाग में रखते हुए वी हैव टू प्लान अ डाइट, ताकि फूड जो है वो सॉफ्ट हो, इजीली च्यूएबल, उनको इजीली च्यू कर सके, इजीली डाइजेस्ट कर सके, इसमें उनको कोई किसी किस्म का दिक्कत ना आए. सो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में हम जितना भी हमने आपको बताया कार्ब्स का, गुड फैट्स का, प्रोटीन्स को, इनको हम बेसिकली सूप की फॉर्म में, हेल्दी फ्लूइड्स की फॉर्म में, उनको जूसेस की फॉर्म में, जूसेस जैसे डिफरेंट वेजिटेबल जूस, किसी दिन आप उनको वेजिटेबल जूस दे दीजिए, किसी दिन उनको आप फ्रूट जूसेस दे दीजिए. इस तरीके से आप उनको बेसिकली थिक एंड लिक्विड्स, सेमी सॉलिड एंड थिक एंड लिक्विड्स की फॉर्म में दे सकते हैं. सेकेंडली, कभी भी कोशिश करें कि पैलिएटिव केयर में 3 बड़े मील्स या 4 बड़े मील्स देने की बजाय ब्रेक देम इनटू स्मॉलर मील्स. और इस तरह का मील होना चाहिए, छोटा छोटा एक एक कटोरी, ताकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो कुछ खा रहे हैं, इजिली च्यू भी कर पा रहे हैं और उनको डाइजेस्ट भी हो रहा है. एक ही बार में लार्ज मील नॉर्मली पेशेंट पूरी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और रिलिश भी नहीं कर पाता है. थोड़ी थोड़ी देर बाद वी कीप गिविंग देम meals which they like and which they relish, so that will help them basically. सेकेंडली, मैं फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे, हाइड्रेशन पे बहुत स्ट्रेस करूंगी, बिकॉज जैसे हमने बात किया कि उनको डाइजेशन में इशू आता है, उनको दिक्कत रहता है, ब्रीदिंग इश्यूज भी आता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं काम करता है. स्टेइंग हाइड्रेटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. रिमाइंडर्स दीजिए उनको, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का इंपॉर्टेंस बताना चाहिए. थोड़े अगर वो पानी नहीं ले पसंद कर पा रहे हैं तो जैसे हमने कहा, हम उनको कोकोनट वाटर दे सकते हैं, इनफ्यू वाटर्स दे सकते हैं. अब एक चीज जो नॉर्मली पैलिएटिव केयर में हम लोग काफी इग्नोर कर देते हैं, दैट इज नॉट इन्वॉल्विंग द पेशेंट वाइल मील प्लानिंग. जब हम मील्स प्लान करते हैं तब हम कई बार पेशेंट्स को या केयर गिवर्स को इन्वॉल्व नहीं करते. हम उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दिमाग में रखकर खुद अपने हिसाब से डाइट प्लान बना देते हैं. बट एट द सेम टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को इन्वॉल्व करना मील प्लानिंग के टाइम पे, ताकि फूड जब भी हम रखें तो उनकी चॉइसेस का रखें. जब भी हम फूड चॉइस करें, हमें पता है हमने प्रोटीन देना है, तो व्हाइट प्रोटीन अगर स्प्राउट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका फूड चॉइस नहीं है, सो वी कैन ऑप्ट फॉर किनोआ in different form of smoothies and all that, या oats in form of these chicken liquids की form में. So it's very important कि हम पेशेंट को और केयर गिवर्स को न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस को के बारे में एडुकेट करें, उन्हें बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से पेशेंट की मेडिकल कंडीशंस और इश्यूज की कुछ उनको चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए हम उनको एक डाइट प्लान दे सकते हैं.
थैंक यू सो मच मैम। अब तो बात हो गई न्यूट्रिशन की। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फिजिकल एक्टिविटी? बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द पेशेंट्स। उनको चलने उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कई बार। वैसे हमारे वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट हु असिस्ट देम, बट इन their day to day lives, how can patients do certain exercises or certain physical activities which can help improve उनकी जो खून का जो सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गए, और पेन रिलीफ में किस तरीके से कोई ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे पेशेंट्स के लिए? देखिए, पैलिएटिव केयर में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहता है, हमारा जो फर्स्ट प्राइमरी गोल रहता है वो ये रहता है दैट पेशेंट शुड बी एबल टू डू हिज एडीएल्स विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। एडीएल्स मींस एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। हमारा जो एक्टिविटीज है जो डेली लिविंग का, हमारा कोशिश रहता है कि पेशेंट वो खुद कर सके, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा असिस्टेंस का जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए जनरल आरओएम यानी जनरल रेंज ऑफ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस सजेस्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट खुद कर सकता है देन एक्टिव एक्सरसाइजेस, अगर पेशेंट खुद नहीं कर सकता है देन पैसिव टू एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस आर बीइंग एडवाइज्ड। वो करवाया जाता है, जिसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट या स्टाफ या केयर फैमिली जो केयर गिवर्स होते हैं वो उनको सिखाया जाता है बेसिकली, ताकि हमारा जॉइंट्स मोबिलाइज रहे और हमें स्टिफनेस किसी किस्म का ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज जो बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस करते हैं बेड रिडन केसेस में, पेशेंट्स में या पैलिएटिव केयर पेशेंट्स में, दैट इज चेस्ट फिजियोथेरेपी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, चेस्ट थेरेपी एंड परकसिव टेक्निक्स। अगर हमारा ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहता है तो इट बिकम्स हाफ ऑफ द फाइट इज डन, हाफ ऑफ द फाइट वी कैन विन बेसिकली। अगर हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा देते हैं, वी आर एबल टू गिव अ गुड चेस्ट फिजियोथेरेपी। अगर हम परकसिव टेक्निक्स के थ्रू उनका एयरवे पैसेज बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं तो हमारा हाफ बैटल इज वन। देन कमिंग डाउन टू द मसल ग्रुप, रेगुलर एज अ वी सेड, हमारा टारगेट वहां पर ये नहीं होता है कि हमने इनको रोज वॉक करवाना है। एटलीस्ट एवरी जॉइंट, एवरी मसल हैज टू मूव, हर जॉइंट हर मूवमेंट होना चाहिए। जनरल आरओएम एक्सरसाइजेस रेगुलरली होना चाहिए। अगर हम ये कर लेते हैं तो पेशेंट को अपना एक्टिविटीज डेली लिविंग का करने में या अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसको कैरी ऑन करने में किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं आता है। Well, that was really an insightful answer. Thank you so much, ma'am. Now, I would like for our audience, I would like you to, address some myths, because ऐसा कई बार होता है, आजकल we are surrounded by so much of, stuff, इतना overload, information का overload होता है, that, we don't know कि what is really true and what is not. We know हम कई बार blindly, we tend to, follow certain fitness regimes or certain, facts which we believe could be true because just because उनको बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है. So today we would like to take this opportunity for you to burst those myth bubbles. So there are certain myths like one of those is like जैसे keto diet के बारे में हम बहुत ज्यादा, it's like a very famous and I would say rather overrated kind of diet, जिसमें कि keto diet या intermittent fasting, इस तरह के जो there are certain diet plans which are very promoted and very they are very much in demand आजकल. So what are your thoughts ki is it really recommended for everyone and to just blindly follow it? Because I started actually following intermittent fasting because my father is a diabetic, so I thought because it will help him lose weight, so in order to just accompany him, I just started intermittent fasting, and I really suffered because of it. I used to feel so weak, and I even my period cycle was also affected, so even to an extent that I had to go on to consult my gynecologist. So then later on I regretted that I shouldn't have followed that diet. So could you please shed some light on this thing? Yeah, sure. Well, just as one size, one dress can't fit everybody, similarly, one trendy diet can't suit everyone. I genuinely very strongly believe जिस तरीके से एक साइज हम हर एक को नहीं डाल सकते हैं, उसी तरीके से एक ही डाइट हर एक को सूट नहीं करता है। जैसे कि आपने बात किया कीटो डाइट के बारे में या इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में, देखिए बहुत सी ऐसे ये दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हर एक को अपना मेडिकल कंडीशन, अपना लाइफस्टाइल, अपना हेल्थ देखकर ही कोई भी डाइट को फॉलो करना चाहिए। पीपल हु आर टाइप 1 डायबिटिक्स और हाइपोटेंसिव, अब अगर आप उनको अगर कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर देंगे तो 16-8 विंडो में आप 8 घंटे खा रहे हैं, 16 आवर्स यू आर कीपिंग योर बॉडी इन अ फास्टिंग मोड।
आप हाइपोटेंसिव हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, 16 आवर्स यू आर कीपिंग योर बॉडी ऑन अ फास्टिंग मोड, आप टाइप 1 डायबिटिक है, डेफिनेटली यू विल एंड अप हैविंग मेडिकल इश्यूज, आपका मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा। तो आप, दैट्स नॉट सजेस्टेबल फॉर ऑल। सिमिलरली जैसे हमने कीटो की बात किया, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहता है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, आज आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है, आपका यू हैव अ हार्ट इश्यूज, बेसिकली आपको कोई कभी पहले कभी कोई हार्ट रिलेटेड कोई इशू हो चुका है, इन दैट केस कीटो डाइट, जिसमें चाहे आप गुड फैट दे रहे हैं बट हाई फैट डाइट इज नॉट एट ऑल सजेस्टेबल। Basically, what I believe very strongly is any sensible practical diet that you can stick to for a lifelong, for a lifetime is the best diet rather than going for any quick fixes. कोई भी ऐसा डाइट जिसे आप लाइफ लॉन्ग खा सके। बेसिकली मान लीजिए अगर आप किसी भी तरह की अपने क्विक फिक्स या ट्रेंडी डाइट्स में अपने आप को डाल देते हैं, तो आप सोशल लाइफ में, आपका सोशल लाइफ बहुत कट हो जाएगा। 7 बजे के बाद नहीं खाना, मैं कार्ब्स नहीं ले सकता, मैं प्रोटीन्स नहीं ले सकता। उसकी बजाय ट्राई टू हैव कैलोरी डेफिशिट, try to have portion control so that you can continue enjoying your meals as well as your social life also। आप कभी भी खा सकते हैं, just have portion control, just have calorie deficit, and ultimately weight loss is either you cut down the calories or you burn the calories। that is the basic concept of weight loss। apart from that, हर रोज डाइट चेंज होती है, हर रोज ट्रेंड में एक नई डाइट आती है, एक डाइट चली जाती है। All right, thank you so much, ma'am. अभी एक और चीज होती है आजकल, we heard people so many times कि above 40, once they reach the age of 40 and above, तो उनको लगता है कि वेट ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा आई हैव हर्ड, मतलब मेरे फैमिली में भी एंड फ्रेंड्स में भी, people actually doubt, they are a little scared, and also they don't know कि कई बार can they just hit the gym and do weight training? What are your thoughts on this? Yeah. Well, exercise is in moderation, regardless of your age. Whether you are in your 20s, whether you are in your 30s, whether you are in your 40s or in your 50s, is very, very important. But exercise is in moderation. Now, coming to your question of weight training and all that, आपने सुना होगा कि just as we age, there are degenerative changes in the body। जैसे जैसे हम एज करते हैं, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, आपने बहुत कॉमनली हम सबके साथ होता है, ग्रेइंग ओवर हेयर इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज अ नॉर्मल फिनोमेना। Similarly, degenerative changes which happens in the body, हमारी joints के phases reduce हो जाते हैं, हड्डी बढ़ जाना, जैसे कि हम osteophyte formation कहते हैं, ये भी एक normal natural phenomena है। Now, what we ignore is losing of muscle mass and bone density is also a normal degenerative process। ये भी जैसे जैसे हम एज करते हैं, 40 years and 40 years, 40 plus में हमारा मसल मास में डिक्लाइन आता है, हमारा बोन डेंसिटी में डिक्लाइन आता है, विच इज अ नेचुरल फिनोमिनन। अब इसे कैसे हैंडल करेंगे? हैविंग अ गुड प्रोटीन रिच डाइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फंक्शनल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि यंगर एज ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेज या वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और 40 के बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। आई फील आफ्टर 35 वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। ऑल्दो उसके लिए आपको जिम में जाकर वेट लिफ्ट करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट यू कैन डू इज आप किसी भी एक हेल्थ प्रोफेशनल से, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर एक अच्छा सा वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सीख लीजिए, एंड देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग दोस एक्सरसाइजेस एट होम। मतलब एक टाइम होता था, बहुत कम सुनने में आता था बैक पेन का या स्पाइनल इश्यूज को। अब एवरी अदर पर्सन स्पेसिफिकली आफ्टर 30-35, चाहे वो पोस्चर की वजह से है या लाइफस्टाइल की वजह से है, इज हैविंग बैक पेन, सर्वाइकल पेन एंड ऑल दीज इश्यूज। तो इस केस में कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। So learn those exercises and make sure to do them regularly, regardless of whatever age you are। आप किसी भी एज के हैं, exercises in moderation is very, very important। Yeah, man, that was so important for us to know. Thank you so much. And last but not the least myth that I would like to address here is our supplements really say, आजकल बहुत ही ज्यादा word of mouth और बहुत कंपनीज ऐसे आ गए who are actively promoting and advertising supplements कि भाई इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। So what are your thoughts on that? What do you say, like supplements की जरूरत है और कब है कब नहीं है? Please share your thoughts on this। Well, for healthy individuals like us, हम लोग जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो अपना बैलेंस डाइट लेते हैं, जो 3 प्रॉपर मील्स लेते हैं, मिड मॉर्निंग, इवनिंग स्नैक्स में हेल्दी ऑप्शंस ऑप्ट आउट करते हैं, एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं, हैव अ गुड नाइट स्लीप,
uh, have a regular intake of water, we don't need supplements at all. So I would suggest supplements सिर्फ अगर required रहता है तो only in certain conditions like pregnancy में, postpartum में, या अगर आपको किसी किस्म का medical deficiencies है, medical issues है, या athletes के cases में supplements are advised. But apart from that, you don't need supplements. Just because one of your friends is having a multivitamin, you don't need a multivitamin. आप मल्टीविटामिन Right. लेने के बजाय थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करो. आपको दोपहर को भूख लग रही है, मेक श्योर आप प्रोटीन ऐड करो ब्रेकफास्ट में. मिड मॉर्निंग में आप एक ग्लास जूस लीजिए, साथ में आप कुछ हेल्दी स्नैक अपना आमंड्स ले लीजिए, हेल्दी नट्स एंड सीड्स ले लीजिए. हैव अ प्रॉपर लंच एंड मेक श्योर यू हैव अ बोल ऑफ सैलेड बिफोर यू स्टार्ट योर लंच. हैव सूप फॉर द लंच. इवनिंग में भी ऑप्ट फॉर सम हेल्दी ऑप्शन. डिनर ऑन टाइम. गो फॉर वॉक एंड एक्सरसाइजेस. बीच में आप हेल्दी, जैसे मैं इन्फ्यूज वाटर का बहुत सजेस्ट करती हूँ, आप हेल्दी कीप सिपिंग वाटर, हेल्दी फ्लूइड्स लीजिए. यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स एट ऑल. जस्ट बिकॉज कोई और आपको सजेस्ट कर रहा है इसलिए आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड. All right, all right. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was such an insightful discussion, and I'm just so much, filled with information. And I'm so glad that you were able to spare your precious time with us and share such important information with our audience. Thank you. Thank you so much. Thank you.